ऑलराइट, सो गुड इवनिंग एवरीवन। आज है आपका 15 मई 2026 और आज के जो न्यूज़ एनालिसिस और इन्फोग्राफिक्स में हमने लाया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो है पहला न्यूज़, गवर्नमेंट मेजर्स ऑन गोल्ड एंड सिल्वर इंपोर्ट्स। अभी जो इफेक्टिव इंपोर्ट ड्यूटी है गोल्ड एंड सिल्वर का, वो 6 to 15% राइज हो चुका है। ठीक है, गवर्नमेंट ने इसलिए इसको किया ताकि हमारी जो ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स है या डोमेस्टिक जो ज्वेलरी इंडस्ट्रीज़ है, ताकि वो लोग कम मतलब गोल्ड या सिल्वर बाहर से इंपोर्ट कर सके। रीज़न ये है क्योंकि जब हम लोग गोल्ड या सिल्वर ज़्यादा बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज पे उसका इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि यहाँ से करेंसी भी उस कंट्री को देना पड़ेगा जहाँ से हमने गोल्ड या सिल्वर इंपोर्ट किया है, राइट। तो फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, घट जाता है। इसलिए ये इनिशिएटिव लाया गया। एंड प्राइम मिनिस्टर का अपील भी आपने देखा होगा, टू अवॉइड बाइंग गोल्ड फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया अपील किया एवरीबॉडी टू स्टॉप बाइंग गोल्ड फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। इससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में जो प्रेशर है वो घटेगा। ठीक है, अभी देखिए ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स के लिए भी आप देख सकते हो, गोल्ड इंपोर्ट्स जो है उसमें भी लिमिट या कैप लगाया गया। मतलब जो भी ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स है अंडर द एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, वो लोग मैक्सिमम एक साल में 100 kg मतलब गोल्ड इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहले अगर आप देखिए एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम क्या है, पहले आप जो DGFT है, दैट इज़ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, वो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट मतलब लेते थे ऑफ रॉ मटेरियल्स टू मैन्युफैक्चर एक्सपोर्ट। मतलब कोई भी अगर प्रोडक्ट रॉ मटेरियल्स बाहर से आते हैं, इंडिया इंपोर्ट होता है, तो उसमें ड्यूटी नहीं लगता था, राइट। सो ये एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के अंदर था, लेकिन यही एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम का यूज़ करके गवर्नमेंट ने अभी मतलब 100 kg का एक लिमिट या कैप लगा दिया है। अभी अगर देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ गोल्ड ऑन इंडियन इकोनॉमी, तो उससे क्या होता है आप देखोगे, प्रीवियस ईयर अगर देखोगे आपका जो फॉरेन एक्सचेंज है वो अराउंड 284.5 बिलियन का था, और फाइनेंशियल ईयर 26 में अगर देखोगे सो उसमें राइज हुआ है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, राइट। 333.2, मतलब जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ गया है लास्ट ईयर से। ठीक है, सो दूसरा क्या क्या और हो सकता है गोल्ड डिमांड की वजह से, इट कैन डेप्रिशिएट द इंडियन रुपी, राइट। सो इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज है वो तो कमेगा ही, वो घटेगा रिजर्व। ठीक है, उसके अलावा भी जो आपके इंडियन रुपी का जो वेट है या बोल सकते हैं वैल्यू है, वो भी घटेगा इससे। ठीक है, क्योंकि रुपी अभी डॉलर स्ट्रांग होगा, अगर हम लोग ने ट्रेड डॉलर में किया है तो डॉलर स्ट्रांग होगा, और रुपी अगर यहाँ से जाता है तो रुपी वीक होगा ना। इसलिए यू कैन से इट विल डिप्रिशिएट इंडियन रुपी, और ऑल्सो इट विल इंक्रीज द करेंट अकाउंट डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट तो बढ़ा ही है, हमने देखा है, और करेंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ेगा। ठीक है, फिर करेंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में तो आपको पता ही होगा। अच्छा, अभी डेट कैपिटल, गोल्ड स्टोर प्राइवेटली रिमेन्स आउटसाइड द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम एंड कैनॉट सपोर्ट इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और जॉब क्रिएशन। इसलिए गोल्ड को आप बोल सकते हो डेट कैपिटल भी बोलते हैं। गोल्ड कंजम्पशन स्टेटस के बारे में अगर देखोगे आप यहाँ पे, तो वर्ल्ड के जो लार्जेस्ट कंज्यूमर है, इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड आफ्टर चाइना। मतलब चाइना फर्स्ट है गोल्ड कंज्यूमर, सेकंड इंडिया है। और 90% ऑफ द गोल्ड जो इंडिया में आता है वो एक्चुअली बाहर से ही आता है। ठीक है, सो और एक चीज़ आप देखिए, गोल्ड के जो ओर्स के जो रिसोर्सेज है, डोमेस्टिक रिसोर्स, तो गोल्ड रिसोर्स कहाँ कहाँ मिलता है, बिहार में मिलेगा आपको 43%, राजस्थान में मिलेगा 24.92%, कर्नाटका में मिलेगा 20%। अगर दिस आर रिसोर्सेज, ओके। और लीडिंग प्रोड्यूसर्स में अगर देखेंगे तो गोल्ड का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, कर्नाटका है, राइट। कर्नाटका 97% है, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश एंड झारखंड। सो कहाँ पे मिलता है, जैसे कहाँ पे मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड, हमारे यहाँ पे बिहार में मिलता है, राजस्थान, और थर्ड में कर्नाटका। और लीडिंग प्रोड्यूसर मतलब कितना माइनिंग होता है, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कर्नाटका 97% है, फॉलोड बाय आंध्र एंड झारखंड। अगर वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, लार्जेस्ट गोल्ड जो होल्ड करता है वो है USA, फॉलोड बाय जर्मनी एंड इटली। और मेजर एक्सपोर्टर्स ऑफ गोल्ड कौन से कंट्रीज़ है, स्विट्जरलैंड है, फॉलोड बाय UAE एंड UK एज पर द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू। दूसरा न्यूज़ है इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ये अगर देखोगे आप मेंस पर्सपेक्टिव से ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, तो आप जस्ट इसको पढ़ सकते हो ऊपर से। इसमें जो मैं ऊपर से आपको चीज़ें समझा दूंगा। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो होता है, इट रिफर्स टू नेशंस एबिलिटी टू मेक सॉवरेन डिसीजंस इन फॉरेन पॉलिसी एंड डिफेंस। ठीक है, मतलब कोई भी एक्सटर्नल कंट्री के प्रेशर के वजह से या अलायंस ऑब्लिगेशंस के वजह से अगर
किसी कंट्री ने अपने फॉरेन पॉलिसी को चेंज किया या उसमें या डिफेंस पॉलिसी में कुछ चेंजेस आए, सो यू कैन से दैट कंट्री डज नॉट हैव स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे आप, इंडिया हैज़ अ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इंडिया नोज़ हाउ टू बैलेंस बिटवीन पावर्स। ओके, तो आप देखोगे चाइना को एक साइड में बैलेंस करके रखा है, फॉलोड बाय यूएसए एंड अदर पावर ब्लॉक्स जैसे रशिया हो, यूरोप के कुछ पावरफुल कंट्री जैसे फ्रांस, इटली, राइट। सो ये चीज़ें ही यहाँ पे दिया है। तो इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में कुछ चैलेंजेस भी है, ठीक है, जैसे फ्रेगमेंटेड दिस वर्ल्ड ऑर्डर जो है। अभी अगर देखेंगे अमेरिका और चाइना का जो आप बोल सकते हो डोमिनेंस या असर्टिवनेस है, रशिया का जो फिर वो रिविजनिज्म है, ये सब चीज़ें क्या कर रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है वर्ल्ड ऑर्डर को। तो इससे इंडिया का ऑटोनॉमिक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चैलेंज होता है। वेस्टर्न प्रेशर्स भी है, चाइना चैलेंज, चाइना एंगल आप बोल सकते हो। अदर्स में आप लिख सकते हो अबाउट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, और यू कैन से यूज़ ऑफ फोर्स रिप्लेसिंग रूल ऑफ लॉ इन रिसेंट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स, हमने देखा ही है यूएस का जो हेजिमोनी है। फिर टेक्नोलॉजिकल, डिजिटल एंड फाइनेंशियल फ्रेगमेंटेशन, शिफ्ट टुवर्ड्स प्रोटेक्शनिज्म, ये कुछ पॉइंट्स से आप लिख सकते हो जो इंडिया के स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को चैलेंज करता है। अभी इंडिया ने क्या किया तो मेंटेन द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। सो वी हैव recalibrated relationships with major powers. We have maintained a balance with China. सो मल्टी फोरम जैसे ब्रिक्स, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे चाइना का एक लीडिंग रोल प्ले करता है, वहाँ पे इंडिया भी पार्टिसिपेट करते हैं। फिर फर्मनेस मेंटेन किया विद रशिया। वी हैव डिफेंस डाइवर्सिफिकेशन, आप देखोगे तो रशिया के साथ हमने ब्रह्मोस डेवलप किया, फ्रेंच के साथ मिराज फाइटर जेट्स, इसराइल के साथ हमने स्केप 2000 बॉम्ब्स वगैरह बनाए हैं, ठीक है। सो वी आर डूइंग अ डाइवर्सिफाइड डिफेंस लाइक बिजनेस। ओके, ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन अगर देखोगे, इंडिया इज़ परसिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, FTA साइंस किए गए UK के साथ, या आप बोल सकते हो US के साथ भी कुछ हैं ट्रेड एग्रीमेंट्स, ठीक है। फिर जापान के साथ हैं, फिर आप देख सकते हो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी है। सो दिस थिंग्स यू कैन से आर बैलेंसिंग और हेल्पिंग टू मेंटेन इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। फर्दर कुछ मेजर्स है जैसे डिजिटल सॉवर्निटी, फिर एनर्जी सिक्योरिटी, रेजिलियंस सप्लाई चेन, इंक्लूसिव ग्रोथ एट्सेट्रा, जो आत्मनिर्भर भारत की तरफ हमें ले जा रहा है। सो दिस आत्मनिर्भर भारत, या यू कैन से जो स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सब जो चीज़ें हैं, दिस इज़ टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट। ओके, एंड इसलिए आप बोल सकते हो कि दिस इज़ ऑल्सो ए प्लान, और यू कैन से ए वे फॉरवर्ड फॉर इंश्योरिंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन द लॉन्ग रन, ठीक है। नेक्स्ट रिपोर्ट यहाँ पे आया है अबाउट द वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2026 रिलीज बाय WHO। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स दिया हुआ है, आप यहाँ पे मेंस में यूज़ कर सकते हो, प्रीलिम्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रीलिम्स के लिए सिर्फ आपको ये याद रखना है कि दिस वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2026 हैज़ बीन पब्लिश बाय WHO। इट हैज़ बीन पब्लिश सिंस 2005। इसमें अलग अलग जैसे आप बोल सकते हो पैरामीटर्स हैं, यू कैन से, जिससे हम वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स के बारे में पता लगा सकते हैं। जैसे आप देखोगे ग्लोबल प्रोग्रेस टुवर्ड्स हेल्थ एंड हेल्थ रिलेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सो एज पर दिस रिपोर्ट जो ये गोल्स है बहुत स्लो है, 2030 तक मीट होगा कि नहीं वो भी पता नहीं है। इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में इस रिपोर्ट में दिया है कि ग्लोबल जो लॉन्ग टर्म डिक्लाइन देखा गया है 2010 से 2024 तक, ठीक है। कुछ डिजीज़ जैसे HIV हो, TB हो, NCDs हो, ठीक है, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ हो, NTDs, ये भी क्या है लॉन्ग टर्म डिक्लाइन में जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट। मलेरिया इंसिडेंस अगर देखोगे आप 2015 से लेके 2026 तक, ठीक है, 2024-25 तक अगर देखोगे तो जो मलेरिया का केसेस हैं या इंसिडेंस है वो राइज होते दिख रहा है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आप बोल सकते हो। फोर्थ हाईलाइट क्या है, प्रिवेंटेबल रिस्क फैक्टर्स जो है जैसे राइजिंग ग्लोबल एनीमिया, ये सब दिख रहा है इन केस ऑफ वुमेन। एयर पॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि 2 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड आर स्टिल यूजिंग कुकिंग फ्यूल्स विच आर पॉल्यूटिंग, ठीक है। सो LPG वगैरह यूज़ नहीं कर अभी भी, दे आर डिपेंडिंग ऑन ट्रेडिशनल फायरवुड। फिर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे आप तो अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन फेसेस फाइनेंशियल हार्डशिप ड्यू टू आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ स्पेंडिंग। मतलब अगर वर्ल्ड के जितने पॉपुलेशन है उसमें 75% लोग तो हेल्थ कवरेज लेते हैं, लेकिन 1/4 दैट मीन्स 25% लोग अभी भी ऐसे हैं जो अपने पॉकेट से भी मतलब अभी हेल्थ एक्सपेंडिचर अपना खुद का निकालते हैं। सो इससे फाइनेंशियल हार्डशिप्स भी बहुत ज़्यादा होता है। फिर फाइनेंशियल हार्डशिप हमने देखा ही हेल्थ की वजह से ये होता है। 1.6 बिलियन पीपल आर लिविंग इन फाइनेंशियल हार्डशिप ड्यू टू हेल्थ इश्यूज़ एज ऑफ 2022।
ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड हेल्थ के बारे में अगर देखोगे तो कोविड के वजह से क्या कुछ मतलब टाइम तक यू कैन से जो भी मतलब पॉजिटिव्स हुआ था 2011 से 2021 तक वो थोड़ा घट गया था, बट 21 से फिर वो राइज होते दिख रहा है। नाउ मेजर्स टू स्ट्रेंथन मॉर्टेलिटी सर्वेलेंस फॉर इफेक्टिव पॉलिसी एक्शंस। क्या क्या मतलब वर्ल्ड हेल्थ सिक्योरिटी के जो इस रिपोर्ट में जो उन्होंने कुछ मतलब वे फॉरवर्ड दिया है आप बोल सकते हो। सो एक है आपका CRVS सिस्टम्स, ठीक है, दैट इज सिविल रजिस्ट्रेशन एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स सिस्टम। सो दिस इज सस्टेन, आप बोल सकते हो एक सिस्टम है जिसमें जो मेडिकल सर्टिफिकेशन है, कॉज ऑफ डेथ है, वो सब नोट किया जाता है। वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसको मतलब बोलते हैं कि हाँ इसको मेंटेन करना चाहिए। हर एक हॉस्पिटल में आप देखोगे CRVS मेंटेन किया जाता है, ठीक है। दूसरा डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में देखोगे तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिकमेंड किया है दैट डिजिटल इनिशिएटिव्स शुड बी यूज मोर एंड मोर। ग्लोबल जो स्टैंडर्ड्स है जैसे ICD-11 है, ठीक है। फिर आप बोल सकते हो इस चीज़ को मतलब इंटीग्रेट करना चाहिए नेशनल हेल्थ सिस्टम के अंदर, ठीक है। ग्लोबल हेल्थ स्टैंडर्ड्स हमको मेंटेन करना चाहिए। फिर बेस्ट प्रैक्टिसेस जैसे हम कुछ कंट्रीज़ के एग्जांपल्स ले सकते हैं अपने पॉलिसी मेकिंग में। जैसे मोरक्को अगर देखोगे दे हैव ट्रांजिशन फ्रॉम सेंट्रलाइज टू डिसेंट्रलाइज डिजिटल कॉज ऑफ डेथ रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। सो ऐसे कुछ हम इनिशिएटिव्स ले सकते हैं हमारे कंट्री के लिए। फिर न्यूज़ में था अबाउट अनसीजनल थंडरस्टॉर्म क्लेम मल्टीपल लाइव्स इन उत्तर प्रदेश। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश का एक पिक्चर आया था, एक पर्टिकुलर पोस्ट आप देख सकते हो। एक मतलब एक कोई शायद कुछ काम कर रहे थे, वो एक आदमी था। सो वो कुछ 50 फीट तक उड़ गया था, मतलब कुछ अचानक से एक मतलब थंडरस्टॉर्म या आप बोल सकते हैं ऐसे वायलेंट वहाँ पे मतलब वेदर फिनोमेना दिखा गया, ठीक है। सो थंडरस्टॉर्म्स अगर बोलोगे दीज आर सीवियर लोकल स्टॉर्म्स ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, कुछ देर के लिए आता है ओवर स्मॉल एरिया और बहुत ज़्यादा वायलेंट होता है, ठीक है। सो अगर थंडरस्टॉर्म्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, टाइप्स अलग अलग है। जैसे मॉडरेट थंडरस्टॉर्म, अगर मैक्सिमम विंड स्पीड आपका 29 से 74 किलोमीटर होता है, और अगर वो ज़्यादा होगा 74 किलोमीटर पर आवर से तो उसको सीवियर थंडरस्टॉर्म बोलते हैं, ठीक है। अभी अगर देखेंगे हम लोग, सो थंडरस्टॉर्म्स जो है दे आर वेल ग्रोन क्लूमनस क्लाउड्स, ठीक है। से क्लूमनिम्बस क्लाउड है वो, अब हम पिक्चर में देखेंगे लाइफ साइकिल कैसा होता है, बस इतना याद रखिए पहले। दे आर वेल ग्रोन क्लूमनिम्बस क्लाउड्स एंड दे प्रोड्यूस थंडर एंड लाइटनिंग कॉज्ड बाय इंटेंस कन्वेक्शन ऑफ मॉइस्ट हॉट डेज। बहुत ज़्यादा अगर हीट है, यूपी में अगर देखोगे हीट वेव चल रहा है, सो दिस आर सम ऑफ द रीजन जिसके वजह से ऐसा कन्वेक्शन होता है और उसके वजह से थंडरस्टॉर्म्स होते हैं। बाकी अगर देखोगे लाइफ साइकिल ऑफ थंडरस्टॉर्म्स में यहाँ पे डेवलपिंग स्टेज होता है, एक मैच्योर स्टेज होता है और एक डिसिपेटिंग स्टेज होता है, ठीक है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स। हमने देखा ऑकरेंस। ऑकरेंस कब होता है थंडरस्टॉर्म? फ्रिक्वेंटली वो मैक्सिमम अगर देखोगे आप वो समर मंथ्स में होता है, ठीक है, मार्च टू जून के टाइम पे ड्यू टू इंटेंस हीटिंग। डन। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट जो दिस इज न्यूज़ जो है, दिस इज़ रोल ऑफ MSMEs इन स्ट्रेंथनिंग रूरल एंड सेमी अर्बन इकोनॉमीज़, ठीक है। अभी MSMEs के रोल के बारे में अगर देखेंगे तो उससे हमको पता चलेगा कि MSMEs का इम्पोर्टेंस क्या है। अगर यहाँ पे आप देखोगे मोर देन 7.47 जो है एंटरप्राइजेस है MSMEs है भारत में, ठीक है। सो दैट्स अ वेरी बिग फिगर। एंड GDP कंट्रीब्यूशन के बारे में अगर आप बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग अक्रॉस मैन्युफैक्चरिंग सर्विस एंड ट्रेड, ठीक है, 31% ऑफ द टोटल GDP जितना होता है वो MSME सेक्टर से आता है। दैट्स अ वेरी ब्राइट साइन, ओके। अभी MSMEs का रोल क्या है रूरल एंड सेमी अर्बन इकोनॉमीज? सो जैसे लेबर इंटेंसिव एम्प्लॉयमेंट, चेक ऑन डिस्ट्रेस माइग्रेशन, वीमेन लेड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, लोकल रिसोर्स बेस्ड डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन इनटू फॉर्मल इकोनॉमी, ठीक है। सो ऑल दिस थिंग्स लाइक हेल्प इन और यू कैन से दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू इंडियन इकोनॉमी। गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स यूज़ किए हैं MSMEs के लिए। जैसे डिजिटल MSME इकोसिस्टम है, उसमें आप उद्यम, ट्रेड्स, समाधान ये सब मेंशन कर सकते हैं। फिर PM विश्वकर्मा स्कीम है विच सपोर्ट्स ट्रेडिशनल आर्टिशंस। फिर क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस भी हैं जो कोलैटरल फ्री मतलब जो कोलैटरल फ्री क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन गैप जो है वो एक क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है। एस्पायर है विच प्रोमोट्स रूरल एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्फूर्ति है
दैट इज़ सपोर्ट्स क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। सो इसमें से एटलीस्ट 2-3 आप याद रखिए। सो दिस आर कंट्रीब्यूटिंग, और यू कैन से गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स विच आर रिलेटेड टू MSME सेक्टर। फिर नेक्स्ट न्यूज़ आया अबाउट MSP। सो आपको पता होगा कि मैंने कल भी ये मेंशन किया था, असम में MSP के साथ ASP भी मिलता है, ठीक है, एडिशनल सपोर्ट प्राइस। सो अगर यहाँ पे देखोगे, गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव रिसेंटली, यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बोल रहे हैं। सो यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड एन इंक्रीज इन MSP फॉर 14 खरीफ क्रॉप्स फॉर मार्केटिंग सीजन 26-27। और ये 14 खरीफ क्रॉप्स के अगर बारे में बोलेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है, वो जैसे पैडी, ज्वार है, बाजरा है, मेज है, रागी है, फिर अरहर, मूंग, उड़द, ग्राउंडनट, सोयाबीन, फिर सनफ्लावर, सीसम, नाइजर सीड एंड कॉटन। ये सारे 14 खरीफ क्रॉप्स हैं। फिर 6 राबी क्रॉप्स के लिए भी MSME बढ़ाएगा अब इस बार गवर्नमेंट, जैसे वीट, बर्ली, ग्राम, मसूर, रेपसीड और मस्टर्ड, सेफ्लावर, ठीक है। और 2 कमर्शियल क्रॉप्स आप बोल सकते हो, जैसे रॉ जूट एंड कोपरा। अभी MSP या मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है? सो इट्स ए मैकेनिज्म थ्रू विच गवर्नमेंट सपोर्ट्स फार्मर्स बाय परचेजिंग देयर क्रॉप एट ए प्री डिटरमाइंड प्राइस। मतलब क्रॉप जब फार्मर्स ने, मतलब मान लीजिए कोई भी क्रॉप है, उसको मतलब क्रॉपिंग होने के, मतलब हार्वेस्टिंग होने से पहले ही क्या होता है, गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर रेट मतलब फिक्स कर देती है कि इतने रेट में आपका क्रॉप हम खरीदेंगे आफ्टर द हार्वेस्ट, राइट। सो ये मार्केट की वजह से कभी अगर मान लीजिए घाटा चल रहा है तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगा कि हम घटा देंगे आपका जो प्राइस है, ठीक है। सो एक मिनिमम प्राइस तो गवर्नमेंट श्योर देगा ही, मतलब वो प्री डिटरमाइंड होता है, वो फिक्स होता है, ठीक है। अभी जो रिकमेंडेशंस आता है MSP कितना सेट करना है, दिस रिकमेंडेशंस आर गिवन बाय द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है। वो रिकमेंडेशंस किसको देगा? दिस रिकमेंडेशंस आर गिवन टू द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमी अफेयर्स विच इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। तो CACP क्या करेगा, जो रिकमेंडेशंस है वो कैबिनेट CCEA को देगा, ठीक है, और CCEA फाइनल अप्रूवल देता है। लीगल स्टेटस के बारे में अगर बात करें MSP का, तो MSP का कोई भी स्टैट्यूटरी या लीगल बैकिंग नहीं है, गवर्नमेंट ये खुद से दे रहा है। कल अगर गवर्नमेंट को लगा कि हमको MSP नहीं देना है तो वो नहीं दे सकते, चेंज भी हो सकता है प्रोग्राम, राइट। सो कोई भी लीगल बैकिंग नहीं है यहाँ पे, कोई भी क्लेम नहीं कर सकता, मतलब। फिर दूसरा, हाँ एक चीज़ है, लेकिन गवर्नमेंट ने अगर ये प्री डिटरमाइंड प्राइस में सेट किया है उस सीज़न के लिए तो वो डेफिनेटली वो देंगे ही, बट ऐसा नहीं कि हर एक को मिलेगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। सो इट डिपेंड्स, ओके। सो कोई ऐसा नहीं है कि मतलब MSP आपको मिलेगा ही, या हम क्लेम कर सकते हैं, एक सीज़न के लिए बंद भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा है। अभी क्रॉप्स कवर्ड हमने देखा 22 क्रॉप्स इन एडिशन टू MSP फॉर टोरिया एंड डी-हस्क कोकोनट इज ऑल्सो फिक्स ऑन द बेसिस ऑफ MSPs ऑफ रेपसीड, मस्टर्ड एंड कोपरा। मतलब यही कौन से क्रॉप्स कवर्ड हैं, ठीक है। टोटल कितने हैं? 22 क्रॉप्स। तो उसमें 14 खरीफ क्रॉप्स है, 6 रवि एंड 2 कमर्शियल क्रॉप्स, ठीक है। सो दिस वॉज द न्यूज़ अबाउट MSP। दूसरा है होलसेल प्राइस इंडेक्स। सो होलसेल जो प्राइस इंडेक्स है, आप बोल सकते हो होलसेल इन्फ्लेशन जो है यहाँ पे, इट इज़ जम्प टू 3.5 ईयर हाई ऑफ 8.3% एज ऑफ अप्रैल 2026 ड्यू टू वॉर इन वेस्ट एशिया। तो WPI जो है, अगर आप देखोगे इन द लास्ट 3.5 ईयर्स इतना नहीं बढ़ा था, इस बार 8.3% तक जा चुका है एज ऑफ अप्रैल 2026। ये किस लिए? ड्यू टू वॉर इन वेस्ट एशिया। WPI के बारे में हमको पता है, इस बार रिसेंटली उसका बेस ईयर चेंज हुआ है, ठीक है। और WPI का जो बेस ईयर है दैट इज़ 2022-23, मतलब इंडेक्स जो है उसको 100 पकड़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू 2022-2023। WPI क्या है? इट्स अ मेजर ऑफ एवरेज चेंजेस ऑफ प्राइस ऑफ फिक्स गुड्स एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ बल्क सेल, ठीक है। सो आप बोल सकते हो इट्स अ मेजर ऑफ एवरेज चेंज, कितने चेंज होता है, मतलब जैसे 2022-23 बेस ईयर है, सो अभी 25-26 या 26-27 में कितना चेंज हुआ है, ठीक है, उसका एवरेज निकाल के जो फिगर आता है उसको ही WPI बोलते हैं। और ये रिलीज़ होता है बाय द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जिसको DPIIT बोलते हैं। दिस कम्स अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अभी हमने देखा कि 8.3% हाई जा चुका है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम WPI यहाँ पे देखेंगे, तो प्राइमरी आर्टिकल्स जो हैं और फ्यूल एंड पावर, ये अलग अलग कैटेगरीज हैं, ठीक है। प्राइमरी आर्टिकल्स में वेट अगर देखोगे तो कितना है? 22.62% है। एंड फ्यूल एंड पावर बाकी अगर देखोगे 13.1% है, यहाँ पे 1.5%, 13.15% है।
सो ये फिगर से और एक चीज़ यहाँ पे देखिए आप, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, जो ब्लू वाला है यहाँ पे वो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है, उसका वेट सबसे ज़्यादा है। तो अभी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आप देख सकते हो, जो जैसे आप बोल सकते हैं क्रूड पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, माइंस, मिनरल्स, ये सब चीज़ें। सो उसमें सबसे ज़्यादा आपका जो वेट है, वेटेज, वो है इन द मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 64.23% टोटल क्या है, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स है, और उसके अंदर भी 22 आपके सब ग्रुप्स हैं, ठीक है। प्राइमरी आर्टिकल्स में क्या क्या आता है, जैसे फूड एंड नॉन फूड आर्टिकल्स आएगा, और जो आपके फ्यूल एंड पावर वाले कैटेगरी है उसमें कोल आता है प्राइमरीली, ओके। ऑलराइट, सो नेक्स्ट हम अभी, यस, वन मोर थिंग यहाँ पे, WPI का बेस ईयर आप याद रखिए, ये चेंज हो चुका है, ठीक है। नियंट्रल्स का न्यूज़ एक था, नियंट्रल्स आपको पता ही होगा, दीज आर, ऐसे बोला जाता है, दे आर द लाइक ह्यूमन्स से रिलेटेड है, एंसेस्टर्स ऑफ लाइक मैन, होमोसेपियंस, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट है, ऐसा नहीं है एकदम एग्जैक्टली सेम है। सो क्या है, दे एग्जिस्टेड बिटवीन 4 लाख to 40,000 ईयर्स एगो, एंड उनका जो जो DNA सैम्पलिंग या जो भी है प्रोसेस से उनका जो डिटेल्स पता चला है, ऐसे पता चला है कि दे हैव लिव्ड इन यूरोप एंड साउथ वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, ठीक है। वेर इज़ आवर जो स्पीसीज़ है, हमारी जो स्पीसीज़ है, हमें होमोसेपियंस बोलते हैं, उनको नियंट्रल्स बोलते हैं, ठीक है। सो होमोसेपियंस इवॉल्व इन अफ्रीका, लेकिन अगर नियंट्रल्स देखेंगे वो लोग अलग अलग कॉन्टिनेंट में, जैसे यूरोप हो, साउथ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया हो, हर जगह नियंट्रल्स थे, ठीक है। लेकिन होमोसेपियंस या हम लोग जो है, हम लोग अफ्रीका से इवॉल्व हुए हैं। होमोसेपियंस, और इनको होमो नियंट्रलेंसिस भी बोलते हैं। एक स्टडी रिसेंटली हुआ है जिसमें कुछ मतलब 59,000 ईयर एगो कुछ जो मतलब रिमेन्स थे ऑफ द होमो नियंट्रलेंसिस, उनका कुछ मतलब रिमेन्स मिला गया है, ठीक है। एंड ये जो रिमेन्स है डेंटल, मतलब कुछ डेंटल प्रोसीड्यूर्स है जो होमो मतलब वो लोग नियंट्रल्स करते थे, उसका कुछ एविडेंस मिला इन चाक्रिक्सकिया केव इन साइबेरिया, रशिया। होमोसेपियंस का अपीयरेंस अगर देखेंगे, लॉन्ग एंड लो स्कल होते हैं, लार्ज जो आपके नाक होते हैं, डेट इज़ लार्ज, एंड ब्रेन भी लार्ज होते हैं, और स्ट्रॉन्ग डबल आर्च ब्रो रिज, रिलेटिवली शॉर्ट एंड, उनके बॉडी जो होते हैं शॉर्ट होते हैं। एंड डाइट के बारे में अगर बोलोगे, दे आर प्राइमरली कार्निवोर, बट दे ऑल्सो ईट प्लेंट्स, मतलब ज़्यादातर वो लोग कार्निवोर थे, बट वो लोग प्लेंट्स भी खाते थे। फीचर्स अगर देखोगे वहाँ पे, तो कैंप फायर, ज्वेलरी, ये सब मिला गया है उनके बारे में, ठीक है। फिर यहाँ पे हाईलाइट नोट पे देखिए, यहाँ पे हाउएवर नो क्लियर एग्जांपल्स ऑफ देम क्रिएटिंग रिप्रेजेंटेशन आर्ट कॉपीड फ्रॉम रियल सोर्सेज सच एज एनिमल्स, ऐसा कुछ एविडेंस नहीं मिला है, बट स्टिल मतलब कुछ ऐसे मतलब जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको कुछ डाउट है कि उनका कुछ कंट्रीब्यूशन था इन केस ऑफ लाइक रिप्रेजेंटेशनल आर्ट। फिर नेक्स्ट न्यूज़ आते हैं हम लोग तुसीडीज ट्रैप। सो चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने रिसेंटली जो तुसीडाइट्स ट्रैप है एंड पेलोपोनेशियन वार जो है, इसके बारे में बातें किया था विथ US प्रेसिडेंट इन बीजिंग। आपको पता होगा कि US प्रेसिडेंट जो है वो चाइना में मतलब वो चाइना के साथ अभी थोड़ा क्लोज टर्म्स कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। सो अगर आप देखोगे तो चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने वही जो तुसीडाइट्स ट्रैप और पेलोपोनेशियन वार है उसके बारे में डिस्कस किया था, कुछ टॉक किया था, इसलिए ये न्यूज़ में था। सो ओरिजिन थोड़ा देख लेते हैं। द टर्म जो है ये तुसीडाइट्स ट्रैप, दिस टर्म वॉज coined by Harvard political scientist Graham Allison. He named it after the ancient Greek historian Thucydides, ठीक है। So Thucydides who chronicled the Peloponnesian War. अभी पेलोपोनेशियन वार क्या है? एक्चुअली एक 431 BC में एक वार हुआ था बिटवीन एथेंस एंड स्पार्टा, ठीक है। अगर इसके बारे में देखोगे, इट डिस्क्राइब्स द डेंजर दैट इमर्जेस व्हेन ए राइजिंग पावर थ्रेट्स टू डिस्प्लेस ए डोमिनेंट वन लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। सो किस किस मॉडर्न रिलेवेंस में चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने ये मेंशन किया US को, ऐसा हो सकता है कि जो
मतलब चाइना ये समझाना चाह रहे हैं कि जैसे यूएस का राइज हो रहा है एंड दे आर थ्रेटनिंग द अदर पावर्स, दिस में लीड टू कॉन्फ्लिक्ट, राइट। जैसे थिशूडाइट्स ट्रैप हुआ था एथेंस और स्पार्टा के वार में। सो अगर मॉडर्न रेलिवेंस अगर देखोगे, इट्स यूज टू एनालाइज कॉम्प्लेक्स एंड जियो पॉलिटिकल रिलेशनशिप बिटवीन यूएस, दैट इज़ जो यूएस है वो एक क्या है, एस्टेब्लिश पावर है, चाइना एक राइजिंग ग्लोबल पावर है। तो ये पॉलिनेशियन वॉर इसलिए तो हुआ था। सो यू कैन से इसके रेफरेंस में उन्होंने मेंशन किया था टू द यूएस प्रेसिडेंट। फिर साइंस एंड टेक का एक न्यूज़ है, दैट इज़ रिसेप्टर टी सेल्स CAR T थेरापी के बारे में अगर आपको पता होगा। सो दिस इज़ बेसिकली रिसेंटली मतलब साइंटिस्ट ने क्या किया है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ने एक एग्रीमेंट किया विद इंडो सिंगापुर कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क। सो किस लिए किया था, टू डेवलप मल्टीपल माइलोमा जो इनक्यूरेबल ब्लड कैंसर है उसके ट्रीटमेंट के लिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ने इंडो सिंगापुर फ्रेमवर्क के साथ, इंडो सिंगापुर फ्रेमवर्क के अंदर एक ट्रीटमेंट डेवलप किया है। सो दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। और ये जो मल्टीपल माइलोमा है या आप बोल सकते हो इनक्यूरेबल ब्लड कैंसर, उसके लिए उसको ट्रीट करने के लिए CAR सेल थेरापी यूज़ किया है। सो CAR सेल थेरापी यहाँ पे आप देख सकते हो, CAR सेल थेरापी इज़ कॉल्ड ए लिविंग ड्रग। क्यों? बिकॉज इट यूजेज द पेशेंट्स ओन लिविंग इम्यून सेल्स। ऐसा नहीं है कि बाहर से इम्यून सेल्स या टी सेल्स लेके आए हैं। सो जो आपके ड्रग है, मेडिसिन है, वो क्या करेगा, जो पेशेंट के अंदर उनका खुद का इम्यून सेल है उसको टी सेल्स को यूज़ करेगा, ठीक है। सो पहले क्या होगा, स्टेप 1 में पेशेंट टी सेल्स जो है WBC वो कलेक्ट किया जाता है लैब में। फिर उसके बाद जो सेल है उसको फिर से बॉडी के अंदर मतलब क्या करेगा, फिर उसको मॉडिफाई करेगा स्टेप 2 में, ठीक है। तो पहले क्या है, पेशेंट का टी सेल या WBC कलेक्ट किया जाएगा, फिर सेल्स को मॉडिफाई किया जाएगा लैब के अंदर, फिर CAR रिसेप्टर को ऐड किया जाता है, ठीक है। ऐसे CAR रिसेप्टर्स अगर देखोगे, CARs आर प्रोटीन्स दैट असिस्ट द टी सेल्स टू रिकॉग्नाइज एंड अटैच टू स्पेसिफिक प्रोटीन प्रेजेंट ऑन कैंसर। सो CAR रिसेप्टर्स क्या करते हैं, जो आपके टी सेल्स है, जो WBC कलेक्ट किया उसके अंदर जो टी सेल्स है, ठीक है, उसको हेल्प करता है टू रिकॉग्नाइज ए पर्टिकुलर प्रोटीन। और ये प्रोटीन सिर्फ कैंसर सेल्स को ही मिलता है। तो इससे क्या होता है, कैंसर सेल्स को डिटेक्ट करना ईजी होता है, ठीक है। सो इसके बाद क्या होगा, जो भी आपके जो मॉडिफाइड टी सेल्स है, ठीक है, उसको CAR प्रोटीन तो अटैच हो गया उसमें, तो उस सेल को फिर से पेशेंट के अंदर उसको इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है, रिटर्न किया जाता है। सो अभी ये क्या करेगा, ऑब्वियसली टी सेल्स जो है स्पेशल सेल्स है WBC के, जो साइटोटॉक्सिक है, वो आराम से डिटेक्ट करके मतलब जो कैंसर सेल्स है उसको मार सकते हैं, ठीक है। सो इसलिए ये न्यूज़ में था। एंड दिस टेक्नोलॉजी वॉज एंड दिस विल बी एडॉप्टेड डेवलप ऑन द इंडिया सिंगापुर कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क बाय द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसके लिए आप बोल सकते हो कैंसर थेरापी के लिए एक अच्छा न्यूज़ है, स्पेशली ये माइलोमा जो प्रॉब्लम है, ठीक है, माइलोमा या मल्टीपल माइलोमा जो इशू है उसके लिए। नेक्स्ट न्यूज़ है कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड। सो देखिए CCRA क्या है, कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड। CCRA एक फाउंडेशनल ट्रीटी है फॉर म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ IT सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स अक्रॉस बॉर्डर्स, कंप्राइजिंग 20 सर्टिफिकेट ऑथराइजिंग एंड 18 सर्टिफिकेट कंज्यूमिंग नेशंस। मतलब सिंपल टर्म्स में CCRA कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट जो है, कॉमन क्राइटेरिया CCRA का मतलब क्या है, कॉमन क्राइटेरिया रिकॉग्निशन अरेंजमेंट। सो ये जो CCRA है ये एक ट्रीटी है दो नेशंस के बीच। आप मान लीजिए जैसे इंडिया और जापान के बीच CCRA के अंदर आता है, वी कम अंडर द CCRA ट्रीटी, राइट। तो इसमें क्या होगा, एक कंट्री में अगर कोई IT सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज किया, जापान में किया, तो जापान और इंडिया के बीच अगर CCRA है तो फिर से उस टेक्नोलॉजी को यू कैन से उस IT टेक्नोलॉजी के जापान में अगर टेस्ट किया तो इंडिया में फिर से टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो म्यूचुअली रिकॉग्नाइज हो जाता है, एक ने सर्टिफाई कर दिया या एक ने रिकॉग्नाइज कर दिया तो दूसरे कंट्री में भी उसको रिकॉग्निशन मिल जाता है, ठीक है। सो ऐसे अगर देखोगे CCRA के अंदर 20 ऐसे कंट्रीज़ हैं जो सर्टिफिकेट ऑथराइज करते हैं, ठीक है, मतलब सर्टिफिकेट्स बनाते हैं, और 18 ऐसे कंट्रीज़ हैं जो सर्टिफिकेट्स कंज्यूम करते हैं और यूज़ करते हैं। मतलब मान लीजिए आप एग्जांपल्स में आप देखोगे, इंडिया और जापान का ही मैं एग्जांपल लेता हूँ। तो इंडिया ने जैसे इंडिया इज़ ऑल्सो सर्टिफिकेट ऑथराइजिंग कंट्री
एट द सेम टाइम इंडिया इज़ ऑल्सो ए सर्टिफिकेट कंज्यूमिंग कंट्री, ठीक है। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो सिर्फ सर्टिफिकेट कंज्यूमिंग करते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कोई कंट्री है जैसे आर्मेनिया, ठीक है। आर्मेनिया के पास जैसे इतना आई मीन IT स्क्रूटिनी करने का बोर्ड या इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी हो, मतलब ये उनके पास इतने सारे कैपेबिलिटीज़ नहीं है। तो वो क्या करेंगे, इंडिया ने अगर सर्टिफिकेट ऑथराइज़ कर दिया और इंडिया के साथ अगर उनका CCRA ट्रीटी है, तो क्या होगा, वो फिर से मतलब वो सर्टिफिकेट कंज्यूमिंग कंट्री बन जाएगा, ठीक है। क्यों? बिकॉज वो सर्टिफिकेट सिर्फ कंज्यूम करते हैं, आई मीन जो दूसरे कंट्री रिकॉग्नाइज करते हैं उसको वो मान लेते हैं। सो ऐसे कंट्रीज़ को सर्टिफिकेट कंज्यूमिंग कंट्रीज़ बोलेंगे। और इंडिया के केस में इंडिया जो कि कंज्यूम भी करता है ऑथराइज भी करता है, इसलिए इंडिया दोनों में आएगा। अच्छा, अभी न्यूज़ है अबाउट द CCDB। CCRA तो हमको पता चल गया, कॉमन क्राइटेरिया रिकॉग्निशन अरेंजमेंट है, एक ट्रीटी है। अभी CCDB के बारे में अगर बोलेंगे, CCDB एक क्या है, इट्स यू कैन से बॉडी, आप बोल सकते हो इट्स अ बॉडी, इंटरनेशनल बॉडी। और ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी आप बोल सकते हो, जो क्या करता है, इंटरनेशनल प्रोग्राम्स जैसे आपके कॉमन क्राइटेरिया, कॉमन मेथोडोलॉजी जो होते हैं फॉर IT सिक्योरिटी इवैल्यूएशन, ये सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। और CCRA इज़ फाउंडेशनल इंटरनेशनल ट्रीटी एनेबलिंग म्यूचुअल कंपटीशन, ठीक है। जैसे आप इंडिया के केस में अगर देखोगे, जो CCDB है उसको कौन चलाता है, इट इज़ रन बाय METI। सो इंडिया इज़ एन एक्टिव मेंबर ऑफ CCRA। CCRA जो ट्रीटी है उसका एक एक्टिव मेंबर है सिंस 2013। एंड जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है एंड STQC डायरेक्टरेट, दे आर द ऑफिशियल सर्टिफिकेशन बॉडी फॉर IT इवैल्यूएशंस इन इंडिया। तो ये याद रखिए, METI एंड STQC डायरेक्टरेट जो होते हैं, दे प्रोवाइड ऑफिशियल सर्टिफिकेशन फॉर IT स्क्रूटिनी, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑथराइजेशन वो लोग करते हैं। न्यूज़ ये है, जो CCDB है, कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड, उसका इंडिया चेयर है एट प्रेजेंट, ठीक है। सो एज ऑफ अप्रैल 2026 टू अप्रैल 2028 तक जो फर्स्ट क्वार्टर मीटिंग हुआ था रिसेंटली इस साल का ऑफ कॉमन क्राइटेरिया रिकॉग्निशन एग्रीमेंट, वो जापान में हुआ था। और इसी दौरान इंडिया को चेयर डिक्लेयर किया गया फॉर 2 ईयर टर्म, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, दिस इज़ लातविया। लातविया का कैपिटल क्या है, रीगा। तो वो इट इज़ आई मीन वन ऑफ द बाल्टिक स्टेट्स, जैसे इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये तीनों क्या है, बाल्टिक स्टेट्स है। पॉलिटिक फीचर अगर देखोगे, नॉर्थ में आपके इस्टोनिया है, ईस्ट में रशिया, साउथ ईस्ट में बेलारूस, साउथ में लिथुआनिया। और इट्स वेरी क्लोज टू, आई मीन ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ये रशिया का बॉर्डर बेलारूस टच करते हैं, इसलिए, ठीक है। जियोग्राफिकली अगर देखोगे, हाईएस्ट पॉइंट या माउंटेन क्या है यहाँ पे, इसका नाम है जैन कल्न्स, GAINZINKALNS। मेजर रिवर्स क्या क्या है, जैसे डोगवा, गौजा एंड वेंटा। मैरीटाइम बाउंड्रीज क्या है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे गल्फ ऑफ रीगा है, और यहाँ पे क्या है, बाल्टिक सी है, ठीक है। सो बाल्टिक स्टेट्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज बाल्टिक सी है पास में। न्यूज़ में किस लिए था, बिकॉज लैटवियन जो प्राइम मिनिस्टर है, he announced resignation over government's handling of multiple incidents involving stray drones suspected from Ukraine, okay। दूसरा न्यूज़ है about a particular explosive mixture जिसका नाम है TATP। अभी आपको पता होगा रिसेंटली जो NIA है, they are I mean undertaking the like necessary steps to like crack the case। so 2025 जो रेड फोर्ट ब्लास्ट हुआ था, उसमें एक पर्टिकुलर आई मीन एक्सप्लोजिव मिक्सचर यूज़ किया था जो बहुत रेयर है, ठीक है। उसका नाम क्या है, TATP, उसका एक्रोनिम है, उसका नाम है ट्राईएसीटोन ट्राईपेरोक्साइड। सो ये क्या है, इस पर्टिकुलर केमिकल को मदर ऑफ सैटर्न भी बोलते हैं, या एसीटोन पेरोक्साइड भी बोलते हैं। इट्स अ सेमी स्टेबल क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। और इसको मतलब प्रिपेयर करना बहुत ईजी होता है। और अगर देखोगे, इट बिलोंग्स टू क्लास ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड एक्सप्लोसिव्स एंड सेंसिटिव होते हैं टू इम्पैक्ट, फ्रिक्शन, स्टैटिक हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक्सट्रीमली डेंजरस माना गया, इवन वन स्मॉल क्वांटिटी से 1 ग्राम भी अगर आप ट्राईपेरोक्साइड लोगे, इट कैन कॉज इंजरी एंड डैमेज, ठीक है। कुछ मेजर टेरर अटैक्स आप बोल सकते हो जो ट्राईपेरोक्साइड के साथ लिंक है, जैसे पेरिस में ये यूज़ हुआ था 2015 में, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में यूज़ हुआ था 2016 में,
पेरिस में 15 में हुआ था, ब्रुसेल्स में 16 में और मैनचेस्टर एरिना में 2017। और इंडिया में रिसेंटली जो 2025 में रेड फोर्ट ब्लास्ट है, एनआईए ने मतलब ये जो एक्सप्लोजिव है उसके यूज़ के बारे में बोला कि यहाँ पे भी वही चीज़ सेम एक्सप्लोजिव यूज़ हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है अबाउट पॉली एंडोक्राइन मेटाबोलियन ओवेरियन सिंड्रोम, PMOS। तो आपको पता होगा कि इंटरनेशनल पैनल जो है लेड बाय पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने क्या किया है मिल के, जो पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम है PCOS, उसका नाम चेंज कर दिया। तो उसका नाम क्या है, उसका जो एक्चुअली रोल है उसको, वो रोल ही बहुत डाइवर्सिफाइड है। इसलिए ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर ओवेरी में ये प्रॉब्लम होता है, आई मीन जो है आपका ओवेरी में ही सिर्फ ये सिस्ट होता है, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी सिस्ट होने के ओवेरी में ना हो के अलग जगह भी कुछ सिंड्रोम्स दिखाई देते हैं। जो कॉमन सिंड्रोम्स हैं वो ओवेरियन सिंड्रोम की तरह ही है, PCOS की तरह, बट थिंग इज़ दैट लाइक ओवेरीज आर क्लियर। सो इससे आई मीन ये पता चला कि हम लोग इस चीज़ को सिर्फ ओवेरी के साथ नहीं लिंक कर सकते। इट्स अ मेटाबॉलिक, यू कैन से इट्स अ हार्मोनल इशू, राइट। सो इसका जो टर्म है इसको आई मीन इस पर्टिकुलर सिंड्रोम को आप बोल सकते हो, उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए इसका नाम चेंज किया गया है एज PMOS। और PMOS का मतलब क्या है, पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। सो देखिए बैकग्राउंड देखते हैं। PCOS was considered misleading because many women diagnosed with it do not have polycystic ovaries। में मैंने अभी वही बोला, ये एक क्या है मिसनॉमर आप बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो मिसलीडिंग टर्म था, बिकॉज बहुत सारे वीमेन को पॉलीसिस्टिक ओवेरीज में कुछ ओवेरीज में कुछ पॉलीसिस्ट्स मिलते भी नहीं, स्टिल दे वर डायग्नोस्ड एंड उनको पता चलता है कि उनके पास पॉलीसिस्टिक ओवेरीज नहीं है स्टिल। तो उनको PCOS नहीं है बोलते थे, बट उनके जो सिंड्रोम्स हैं, या आप बोल सकते हो जो है वो PCOS की तरह दिखता था। सो देयर वाज अ कन्फ्यूजन एज वेल, ठीक है। सो अभी कॉमन हार्मोनल कंडीशन अफेक्टिंग वीमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, जैसे PMOS इनको अटैक करते हैं मैक्सिमम अगर देखोगे, दे अफेक्ट द वीमेन ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज, ठीक है। तो PMOS के बारे में अगर देखोगे, इट हाईलाइट्स मल्टीपल हार्मोनल पाथवेज। ऐसा नहीं है सिर्फ एक पाथवे है, बहुत सारे पाथवे हैं। ओवेरियन अगर उसको छोड़ के भी अलग सारे मेटाबॉलिक डिस्फंक्शंस दिखाई जाता है, ठीक है। एंड सिस्टमेटिक रिस्क भी आता है। अभी पॉली एंडोक्राइन अगर देखोगे, इट इन्वॉल्व्स अभी देखिए पॉली एंडोक्राइन दिया है। पॉली एंडोक्राइन का मतलब क्या है, सिर्फ ओवेरी ही नहीं है, इट इन्वॉल्व्स मल्टीपल हार्मोनल आई मीन प्रोड्यूसिंग सिस्टम्स, ठीक है। ओवेरी को छोड़ के भी और भी कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है या वीमेन की कुछ इंपॉर्टेंट सिस्टम्स है, जिसको आप बोल सकते हो कि दिस पर्टिकुलर, इसलिए इसको डाइवर्सिफाई किया गया है कि ये सिर्फ ओवेरी तक लिमिटेड नहीं है, ठीक है। अगर देखोगे मेटाबॉलिक फंक्शंस कनेक्टेड विथ मेटाबॉलिक, अभी इंसुलिन रेजिस्टेंस, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप मैंने बोला था ना आपको, अगर PCOS हुए, PCOS का अगर एक पर्टिकुलर वीमेन को अगर PCOS उनका डायग्नोसिस हुआ, उनको नहीं मिला है, बट स्टिल जो उनके जो आई मीन जो आप बोल सकते हो जो फीचर्स दिखाते हैं, राइट, या आप बोल सकते हो जो भी डायग्नोसिस या सिम्टम्स है, एक्चुअली सिम्टम्स इज़ द प्रॉपर वर्ड, जिससे सिम्टम्स उनका इंसुलिन रेजिस्टेंस दिखाई देता है, मेटाबॉलिक डिस्फंक्शन दिखाई देता है, कार्डियो मेटाबॉलिक डिस्फंक्शन दिखाई देता है, बट स्टिल जब डायग्नोसिस करते हैं उसके बाद PCOS नहीं मिलता है। सो ये इसलिए इस चीज़ को ब्रॉडन किया है थ्रू पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम टर्म, ओके। सो यही था। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज़ अ कंप्लीट लाइक ओवरव्यू। मैंने जो भी यहाँ पे पढ़ा है एक शॉर्ट ओवरव्यू मैंने दे दिया है। एंड मोर ओवर कल, आई थिंक कल मैंने कुछ आपको यहाँ पे, मैं जस्ट आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिया था, राइट, कुछ MCQs दिए थे। एंड वो MCQs एट प्रेजेंट मेरा ये, जस्ट अ मिनट, आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग कर रहा था इसलिए फ़्लाइट मोड में था, जस्ट अ मिनट, ओके। तो देखिए हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग के टाइम पे नहीं तो कॉल आएगा तो बहुत इशू हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ये करके रखा था, ठीक है। तो आई हैड गिवन सम क्वेश्चंस एंड आपको मैं दिखाता हूँ जो भी है।
देखिए यहाँ पे मैंने एक लाइव कल किया था इन्फोग्राफिक्स का, जो 14th का था। मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको दिया था, राइट। तो मैं यहाँ पे आपको वो चीज़ें दिखाता हूँ जो भी क्वेश्चंस मैंने दिया था। ओके, नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस दिया था। सो ये क्वेश्चंस जो थे, मैं इसको पिन करके रखा हूँ, ठीक है। इसका जो आंसर्स है मैंने यहाँ पे आंसर कीज़ दे दिया है, ठीक है। सो मैं आपको जस्ट ऊपर से बता देता हूँ। तो कल का जो क्वेश्चंस था अच्छी तरह से देखिए। फर्स्ट क्या बोला है, विद रेफरेंस टू वॉयजेस फ्रेमवर्क मेंशन इन अ डॉक्यूमेंट कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो इंडिया साउथ कोरिया के बीच वॉयजेस फ्रेमवर्क है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन था। सो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछा है। सो पहला स्टेटमेंट है, इट्स ए बायलैटरल कोऑपरेशन फ्रेमवर्क बिटवीन इंडिया एंड साउथ कोरिया फोकस्ड ऑन शिप बिल्डिंग एंड मैरीटाइम सेक्टर। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा क्या है, ए की कंपोनेंट ऑफ द फ्रेमवर्क इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग ऑफ इंडियन प्रोफेशनल्स एक्सक्लूसिवली विद इन इंडियन मैरीटाइम। ये गलत है क्योंकि वो साउथ कोरिया में होगा, राइट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो आंसर क्या होगा, ए, वन ओनली। सेकंड क्वेश्चन था रिलेटेड टू SMRs, दैट इज स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। अभी SMRs का जो आप बोल सकते हो कॉन्सेप्ट है, ये इसलिए आया था क्योंकि हमने एक न्यूज़ देखा था कि इंडिया का जो न्यूक्लियर एनर्जी जो है इट इज़ एक्सपेक्टेड टू रीच अराउंड 100 गीगावाट्स बाय 2047। सो इसमें बोला था SMR का कैपेसिटी कितना होना चाहिए एज पर टेरी रिपोर्ट। सो SMR मॉड्यूल जो है उसका कैपेसिटी जो है, SMR हम कब बोलते हैं उसको, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर तभी बोलते हैं जिस अगर उसका कैपेसिटी 300 मेगावाट से कम है, ठीक है। फिर रिगार्डिंग द थर्ड क्वेश्चन था रिगार्डिंग द ज्योग्राफी ऑफ चिली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। सो कौन सा होगा आंसर, 3 का होगा बी। ओजोस डी सलादो क्या है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है, ये चिली में है। फोर्थ क्वेश्चन था, इंडियाज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सरपास $50 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 25-26। कौन सा फैक्टर है जिसने कंट्रीब्यूट किया है डिस्पाइट ट्रेड बैरियर होने के बाद भी हमने देखा कि इंडिया का जो है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स बढ़ती जा रहा है। सो आंसर क्या है यहाँ पे, फर्स्ट है लोअर क्रॉप यील्ड्स इन कंपीटिंग कंट्रीज लाइक ब्राज़ील एंड वियतनाम। बाकी सारे रीजंस नहीं है, ठीक है। एंड फिफ्थ है आपका लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, जो 2025 का लीड रिपोर्ट आया था उसमें जो फ्रेमवर्क है उसको चेंज किया। पहले कितना टीयर का था, अभी कितना टीयर का हुआ, ठीक है। सो पहले 3 टीयर का था, याद रखिए, अभी 4 टीयर हो गया, ठीक है। सो लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स 2025 रिपोर्ट के हिसाब से जो अभी फ्रेमवर्क बना उसमें 4 टीयर्स है, ठीक है। सो पहले जो 2024 का रिपोर्ट था उसमें 3 टीयर का फ्रेमवर्क था। सो इतना ही आज का वीडियो मैंने बनाया आपके लिए, होप यू लाइक इट। सो शेयर कीजिए। एंड दूसरा चीज़ है, आप जो आज मैंने पढ़ा है उसका भी मैं 5 MCQs आपको कमेंट में दे दूँगा, और कमेंट में आपको इस पर्टिकुलर वीडियो एक्सप्लेनेशन का PDF फाइल भी मिल जाएगा, आप देख लीजिए। ये सेशन चलेगा कुछ दिनों तक, ठीक है, मतलब ये महीना जो है तब तक हम लोग May 30 तक करेंगे। उसके बाद मैं रिवीजन शुरू कर दूँगा, ठीक है, क्योंकि May तक पढ़ने से इट्स एनफ आई थिंक, क्योंकि जून पेपर सेट हो रहा है आई थिंक, अगर जुलाई 5 में एग्ज़ाम है। सो अभी मई महीना पूरा कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग, फिर हम लोग फिर से जनवरी 2025 से कुछ MCQ के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ना तो बहुत हो गया, अभी रिवीजन करने के लिए हम लोग MCQ के थ्रू जो APSC स्टेटमेंट बेस्ड MCQ है उस टाइप का ही हम लोग स्टेटमेंट बेस्ड MCQ को लेके हम लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है। वैसे ही रिवीजन के लिए आपको PDF लेके आऊँगा, MCQs में डालूंगा वहाँ पे, वहीं पे हम डिस्कस करेंगे और रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड कल एक नया वीडियो में लेके आऊँगा, तब तक रिवीजन करते रहिए, ठीक है।